हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स गुरुकुल चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बेस्ड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन से पहले देखो, लास्ट लेक्चर के लिए हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के लिए हमने स्टडी की थी कि हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके अबाउट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता हूं तो क्या स्टेटमेंट था और रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। और आई जो था वो हमारे पास क्या था, टोटल करंट। तो सिंपल देखो, यहां से हमने अब देखो एक इसका जो प्रूफ लिया था लास्ट लेक्चर में, जो हमने इसका प्रूफ लिया था, और प्रूफ हमने एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर कंडक्टर के को लेके किया था। अब हम इसके एक्सप्रेशन से ये हमने प्रूव किया था। अब हम इसी के यूज करके इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बी और बायो सावर्ट में हमने एक इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, वो कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर निकाला था। ठीक है ना, यानी कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट किया था। तो ये सेम एक्सप्रेशन हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से फाइंड आउट करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस सिंपल आप ये ध्यान रखो कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा और उसका हम इक्वल करेंगे उसको म्यू नॉट इनटू आई, और आई जो है वो हमारे पास क्या है, टोटल फ्लोइंग करंट। ओके, तो देखो यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। यस, magnetic field due to infinite length of wire। ओके, और यहां पे हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। देखो, एक इनफाइनाइट वायर हम यहाँ पे लें, ये हमने एक इनफाइनाइट वायर ले लिया और उसमें करंट फ्लो हो रही है मेरे पास आई। अब देखो, इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको हम एक लूप से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो लूप होता है वो कौन सा लूप होता है, अपना एम्पीरियन लूप। वो जो लूप होता है वो अपना एम्पीरियन लूप। तो देखो, एम्पीरियन लूप की खास बात क्या होगी कि हमारे पास वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल हो और क्या हो, क्लोज हो। जैसे गॉसियन सरफेस हमने पढ़ा था सेम, तो ये क्लोज और सिमेट्रिकल है। उसके लिए कंडीशन देखो, राइट हैंड थंब रूल में ले कि करंट डायरेक्शन थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिंगर जो है वो किसको बताएंगे, गोल गोल जो घूम रहा है वो कौन घूमेगा, फिंगर घूमेंगी। तो फिंगर घूमेंगे तो इसका मतलब लूप जो आएगा वो उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा या उसके सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होने का मतलब कि ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो जो लूप बनेगा वो भी उसके सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर मैं इस वायर से एक r डिस्टेंस पर पॉइंट लूं P और इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एम्पीयर लूप बनाना पड़ेगा। और इसके चारों ओर मैंने ये एम्पीयर लूप बनाया। ओके, तो इसका मतलब सर्कुलर फॉर्म में एक एम्पीयर लूप मेरे पास आ गया। अब देखो कंडीशन क्या है कि हमारे पास मेन जो पॉइंट है वो क्या, एंगल। तो एंगल है वो देखो क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, एम्पीयर लूप। इस वायर के अबाउट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, इस सर्कुलर फॉर्म में जो हमने लॉ में पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप के लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल है, सिमेट्रिकल है। तो करने का मतलब यहाँ पर अगर लेंथ है तो यहीं पर मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो लेंथ की डायरेक्शन भी इधर होगी। ओके, तो देखो सिंपल अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, let an infinite length wire in which current I flows। करंट आई फ्लो हो रही है
ओके, a point P at distance R from wire at where we calculate magnetic field. ओके, तो इस आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो लो अप्लाई कर दे, तो देखो अगर मेरे पास डीएल लेंथ एक एलिमेंट ले लिया मैंने, तो देखो जिधर डीएल है उधर ही मेरे पास क्या होगा भाई, बी होगा, उधर ही क्या होगा, बी होगा। तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन B and length element के बीच जो एंगल है वो कितना अपने पास 0 डिग्री। ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल। तो सिंपल देखो B डॉट डीएल जो आया है वो क्या है मेरे पास, इस वायर के अराउंड जो भी हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो P पर अप्लाई हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो B डॉट डीएल को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, सिंपल स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या बचेगा मेरे पास, B डीएल कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल जो मुझे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल, तो B इंटीग्रेशन dl cos 0 की वैल्यू 1, और dl का इंटीग्रेशन करेंगे वो कितना आएगा अपने पास L। अब देखो L जो है वो हमारे लिए क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ लूप, और सर्कमफेरेंस ऑफ लूप का मतलब 2 पाई r। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl जो मुझे मिलेगा B इंटू 2 पाई r, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हमने एक लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये है, टोटल निकालने के लिए उसका सिंपल इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन करके हमने ये वैल्यू निकाल लिया। अब एम्पियर लॉ अप्लाई कर दें, तो देखो यहाँ से फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और I जो है वो हमारे पास क्या है, टोटल फ्लोइंग करंट इन कंडक्टर। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखो सामने एकदम इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू इक्वल कर दें तो एक 2 पाई r म्यू नॉट इंटू आई। तो बताओ B की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई r। तो बायोसावर्ट से जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वही मैग्नेटिक फील्ड हमें ये मिलता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड हमें एम्पियर सर्कुटल लॉ से मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लॉ जो है मैग्नेटिक फील्ड सेम देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही देंगे, लेकिन हमारा जो मेथड है, हमारी जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ से देखो B की जो वैल्यू है वो I पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, R पे। तो इसका मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका मतलब I और B के बीच जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा मेरे पास स्ट्रेट, और B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी। तो इसके बीच जो ग्राफ बनेगा वो इनवर्सली का ग्राफ बन जाएगा, तो ये हमें बनेगा ये। क्लियर? तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो जिसमें हम सर्कुटल किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यूज में लिया था कि एक स्फीयर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जब पॉइंट है वो स्फीयर के बाहर हो, उसके सरफेस पे हो या उसके इनसाइड हो। तो वही कंडीशंस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और तीनों कंडीशन में हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसके साथ डिस्टेंस के साथ वो किस तरह से चेंज होगा वो भी हम देख सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर
पॉइंट हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सिलेंड्रिकल कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाय यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ओके, तो पहले तो देखो डायग्राम समझ लें कि हमारे पास एक आर रेडियस का एक सिलेंडर ओके, और इसमें टोटल अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है आई। तो ये हमारे पास मान लीजिए इसकी रेडियस जो है वो कितनी है आर, और ये इसकी एक्सिस, और यहाँ पर इस कंडक्टर में जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है आई। तो सिंपल देखो, एम्पियर सर्कुलर लॉस का यूज करके हमें 3 पॉइंट पर, कितने पॉइंट हमारे पास 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट है वो कहाँ पे हो सकते हैं भाई, पॉइंट है वो इसकी सरफेस पे हो सकता है, पॉइंट इसके आउटसाइड हो सकता है, और पॉइंट उसके इनसाइड हो सकता है। तो तीनों कंडीशन में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर मैं पॉइंट को इससे सरफेस से बाहर लेता हूं तो ये एक वैसी कंडीशन मुझे कुछ दिखाई देगी क्या, कि सब ये देखो यहाँ पर ये इसका सेंटर है हमारे पास O, और यहाँ से R डिस्टेंस पर पॉइंट लिया मैंने P। तो देखो ध्यान से, इस पूरे को हटा दूं और एक वायर दिखाई दे रहा है मुझे, वो सेम कंडीशन, और सेम कंडीशन है तो वही हम एम्पियर लूप बनाएंगे। तो एम्पियर लूप बनाए, तो ये हम एम्पियर लूप बनाते हैं ये। तो ये हो गया मेरे पास एम्पीरियन लूप। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मेथड वही, सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी सेम है, क्यों, अमाउंट ऑफ करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, राइट। तो यहाँ पे देखो, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में करंट आई फ्लो हुआ चारों और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ तो इसका मतलब हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ये अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड, और एट आउटसाइड का मतलब देखो ये डिस्टेंस r और ये रेडियस r, तो इसका मतलब कौन बड़ा है हमारे पास, r इज ग्रेटर देन रेडियस r। ओके, तो सिंपल देखें, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेट ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर of radius r in which current I flows। ओके, तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल। अब देखो b डॉट डी एल है तो इसका मतलब भाई सेम वही कंडीशन आ गई ना अपने पास, b डी एल कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या, तो सेम वही। देखो इसके अबाउट जो लूप बन रहा है और लूप के पैरेलली क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो b और dl दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई। तो सेम हुई तो इसका मतलब इंटीग्रेशन b dl कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 0। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, b डॉट dl, b dl का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई l, और cos 0 की वैल्यू 1, और l का मतलब क्या है अपने पास 2 पाई r। सिंपल, वही सेम मेथड है, वही सेम रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास टोटल इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, अब टोटल b की वैल्यू क्या होगी, तो एम्पियर लॉ लगा दो। तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। टोटल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कितना हो रहा है, आई हो रहा है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 अप्लाई करें तो क्या आएगा मेरे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अप्लाई कर दें तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट इंटू आई। तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई।
तो b की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखो r और b दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि कंडक्टर के आउटसाइड जो पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे ये मिलता है। क्लियर। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट P को उठा के सरफेस पे ले आऊं, कहाँ पे ले आऊं मैं, सरफेस पे, तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सेम सेकंड कंडीशन, एट पॉइंट, और पॉइंट कहाँ पर है, R इक्वल टू आर। पॉइंट कहाँ पर है, R इक्वल टू आर। तब देखो सिंपल, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो R इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, R। एम्पियर लूप जो बनेगा उसकी रेडियस भी क्या होगी, R। तो इसका मतलब सिंपल क्या होगा, स्मॉल r की जगह मैं क्या पुट कर दूं, कैपिटल R। तो हमारे पास वो उस सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ से इक्वेशन ये उठाते हैं, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। यहाँ पे मैं सिंपल पुट करता हूँ, पुट R इक्वल टू आर। तो R इक्वल टू आर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो ये मुझे मिल गया सरफेस। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ये आ गया। ओके, नाउ अब अगर इस पॉइंट P को उठाकर मैं यहाँ पे ले आऊँ उसके इनसाइड, तो इनसाइड लाएंगे तब हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। ओके, देखो अगर मैं पॉइंट को इनसाइड लेके आता हूँ तो अमाउंट ऑफ टोटल करंट है वो तो मेरे पास कितना है, I। लेकिन क्या उसके उस कंडीशन में टोटल करंट है वो I उस एम्पियर लूप से फ्लो होगा या नहीं होगा वो देखो। मेन पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर मैं एट इनसाइड पॉइंट, और इनसाइड पॉइंट होने का मतलब R की जो वैल्यू है वो रेडियस R से कम है। कैसे, देखो ये मेरे पास सिलेंड्रिकल कंडक्टर और ये इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास है R। अब अगर मैं इस पॉइंट P को यहाँ पे लेता हूँ तो ये डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे लेता हूँ तो इसका मतलब देखो ये मेरे पास क्या बना, ये कौन सा लूप है, वही लूप है जो अभी हमने लिया था, कौन सा, एम्पीरियन लूप। ओके, तो इस एम्पीरियन लूप में अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कितना होगा, क्योंकि मेन पॉइंट वही है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब आई तो जो है वो मेरे पास इस पूरे ओवरऑल कंडक्टर में फ्लो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि इसमें, इस सरफेस में, इस लूप में अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो होगा। ठीक है, तो मेन वो करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल पहले तो देखो वही पॉइंट हम लें, इफ पॉइंट P lie inside conductor, then कंसिडर करते हैं करंट I डैश फ्लोज थ्रू लूप। करंट कौन सा फ्लो है मेरे पास, I डैश, किसके अंदर से, लूप के अंदर से। ओके, तो I डैश फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ करते हैं अगर हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इक्वल टू, पहले तो वही हम B डी एल निकालें तो सेम आ जाएगा मेरे पास B डी एल कोस जीरो, जीरो का मेथड वही है, डी एल और B दोनों की डायरेक्शन सेम, dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, कोस जीरो की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास b इंटू एल, और इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, b इंटू 2 पाई आर। क्लियर, ये इक्वेशन आ गई। आप देखो एम्पियर लॉ अप्लाई कर दें, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश। अब ध्यान से देखो, टोटल करंट जो आई फ्लो है वो इस कंडक्टर से फ्लो है, लेकिन मुझे चाहिए जो करंट वो कौन से केस से चाहिए, लूप से चाहिए। तो लूप से जो करंट फ्लो है वो कितना हो रहा है मेरे पास, आई डैश। तो आई डैश हो रहा है तो इसका मतलब
आई डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो आई डैश की वैल्यू निकालने के लिए देखो इस पूरे सर्किल से और इस सर्किल का जो टोटल एरिया वो कितना है पाई आर स्क्वायर। तो इस पाई आर स्क्वायर से जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो है वो कितना हो रहा है आई। लेकिन इस सर्किल से ये इस सर्किल का छोटा पार्ट है, तो इस सर्किल से अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कितना होगा। तो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया का फ्लो होने वाला करंट निकालता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ करंट मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, करंट थ्रू, या डायरेक्ट लिख दें करंट पासेस थ्रू एरिया पाई आर स्क्वायर, और वो कितना है भाई आई। टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना है आई। करंट पासेस थ्रू एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर से टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और इसका जो एरिया वो कितना है पाई आर स्क्वायर, तो करंट पासेस थ्रू एरिया पाई आर स्क्वायर, और वो कितना अपने पास आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू क्या मिलेगी भाई आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये मुझे मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब इस टोटल एरिया से करंट पास हो रहा है वो आई 1 मीटर स्क्वायर से डिवाइड में आ जाएगा, और इस एरिया से जो पास हो रहा है वो मेरे पास ये हो रहा है। ओके, तो यहां से देखो आई डैश की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ये पाई से पाई गया, तो आई डैश जो मिलता है वो क्या मिलेगा मुझे आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ये आई डैश आ गया। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करो भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, और आई डैश की वैल्यू पुट कर दें आई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। देखो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2 दोनों सिमिलर हैं, दोनों को इक्वल कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 क्या आएगा मेरे पास b इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो देखो एक आर से एक आर चला जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड में 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू में r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, इनसाइड मिलेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो r पे डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे r पे डिपेंड कर रही है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये पार्ट अगर बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ करंट बढ़ता जाएगा, और अमाउंट ऑफ करंट बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो किसके है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड था वो हमारे पास क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसका मतलब अगर हम टोटल ग्राफ हमसे पूछता है बी और आर के बीच टोटल वेरिएशन है वो क्या होगा, तो टोटल वेरिएशन के लिए देखो अगर हम ग्राफ इसको डिनोट करें तो सिंपल ग्राफ हमेशा ध्यान रखें कि ग्राफ हमें एक्सप्रेशन से उसको सोल्व करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल से हम वैल्यू निकालते हैं। तो आउटसाइड है वो तो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इनसाइड है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से सरफेस तक जाता हूँ तब तो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारा पास जो ग्राफ है वो कैसा चलेगा, स्ट्रेट चलेगा, यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और जैसे हम सरफेस पे आ जाएंगे तो सरफेस पे आ जाएंगे तो कोई एक वैल्यू तो होगी भाई, तो कोई एक वैल्यू तो मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, R इक्वल टू R, यानी कि O से चले हम, O से चले सरफेस तक पहुँचे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये सरफेस पर हम पहुँच गए जहाँ पर कुछ वैल्यू है। और जैसे ही इससे हम बाहर जाएंगे तो B की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि डिक्रीज होगी। तो R के साथ साथ R की वैल्यू डिक्रीज, तो आउटसाइड है मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, डिक्रीज। ओके, तो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन जिससे हम
सिलेंड्रिकल कंडक्टर की वजह से एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड के बाद हम पढ़ते हैं टोरॉइड। ये दोनों इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक पॉइंट और ये ध्यान रखें कि ये जो ग्राफ हैं बी और आर के बीच जो ग्राफ है ये काफ़ी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इस पर काफ़ी बनते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड का एक सर्कुलर फॉर्म होता है जिसको हम टोरॉइड बोलते हैं। तो इस एम्पियर लॉ का यूज करके सोलेनॉइड और टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ओके, थैंक यू।